नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षेत्रीय आरक्षण। कई वरीयताधिकारी पदों पर मिलेगा आरक्षण। शहीद परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का भी प्रावधान। देश की सेवा कर लौटे अग्निवीर प्रदेश का है गौरव। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अग्निवीरों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण भी दिया जाएगा। कई वर्दीधारी पदों पर मिलेगा आरक्षण। तो शहीद परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का प्रावधान भी क्या क्या है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। देश की सेवा कर लौटे अग्निवीर प्रदेश का गौरव है, ये भी कहा गया है। और इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है, जहां पर अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षेत्रीय आरक्षण भी अब दिया जाएगा। तो वहीं कई वर्दीधारी पदों पर आरक्षण भी मिलेगा। कई वर्दीधारी पदों पर मिलेगा आरक्षण। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीद परिवार के सदस्यों को नौकरी भी दी जाएगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है? देखिए विशाल, उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला ये निकल कर सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा मुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% जो है क्षेत्रीय आरक्षण देने की घोषणा की है। और इसके लिए अधिसूचना जारी की है कि अब पुलिस, ओपीएससी, अग्निशमन, जल प्रहरी हो, वन विभाग हो, सहित अन्य कई वर्दीधारी पदों पर जो है उनको आरक्षण के तहत जो है नौकरी दी जाएगी। और इसके अलावा जो है शहीद के परिवारों को के सदस्यों को भी सरकारी नौकरी देने का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो यानी कि देहरादून में इसके अलावा जो देहरादून में सेनाधाम बन रहा है, वीरों के बलिदानों का शौर्य गाथा भी वहां प्रतीक होगी। तो इस तरह के काम जो है सेना के जो वीर हैं उनके लिए किया जा रहा है। शहीदों को नौकरी देने की बात हो रही है, अग्निवीरों को जो है नौकरी देने और सम्मान की बात हो रही है। तो इस तरह का फैसला लिया है। और धामी मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की सेवा कर लौट रहे अग्निवीरों का प्रदेश का गौरव है और सम्मान और रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके तहत जो है हम प्रतिबद्धता दिखाते हुए जो है इसमें नौकरी देने का काम करेंगे। और ये जो वर्दीधारी जितनी भी विभाग है उनमें सब में उनको जो है 10% आरक्षण देने के साथ साथ उनको शामिल करेंगे। जी, लेकिन योगेश, लगातार ये भी देखा जा रहा था कि इससे पहले विपक्ष ने कई तरह के सवाल भी उठाए थे अग्निवीर योजना पर, और राज्य सरकार अब इसको लेकर के आगे के लिए भी योजना तैयार कर रही है। तो किस रूप में अब इसको देखा भी जा रहा है पक्ष विपक्ष की ओर से? हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कि जिस तरह से ये योजना जब लाई गई थी तो उस वक्त जो है इसको लेकर के काफी विरोध देखने को मिला था। ये कहा गया था कि सैनिकों को जो है उन पूरा नौकरी करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वो जल्द ही अग्निवीर योजना के तहत जो है रिटायर होकर आ जाएंगे, फिर उनके भविष्य के साथ क्या होगा, आगे भविष्य उनका कैसे चलेगा। तो इसमें उन्होंने, सरकार ने उस वक्त भी साफ किया था कि हम इनको राज्य स्तर पर नौकरियों में शामिल करेंगे, विभागों में शामिल करेंगे। और इनकी जो प्रशिक्षण ये प्राप्त करके सेना से आएंगे, इनका जो एक तजुर्बा होगा वो उसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ इन्हें काफी सक्षम होंगे तत्काल फैसला लेने के लिए। तो इसलिए विभागों में इनको अहम पदों पर रखा जाएगा। और उसी के तहत जो है जो आरक्षण तय किया गया है, उसी के तहत अब राज्य सरकार ने पहल की है कि वर्दीधारी जो नौकरी है उनमें इनके रोजगार के साधन उनको उपलब्ध कराए जाएंगे, इनको नौकरियों में शामिल किया जाएगा, ताकि यह राज्य में काम कर जो है देश की सेवा के बाद जो है राज्य की सेवा करें, देश की सेवा करें। तो निश्चित तौर पर जब इन विभागों में बैठेंगे, इन विभागों में कामकाज संभालेंगे, तो बुद्धि विवेक के साथ चलते एक अहम बड़े फैसले लेने का भी काम करेंगे। और यही सरकार चाहती है कि अग्निवीरों को शामिल किया जाए, विभागों में शामिल किया जाए, वहां कामकाज को और बेहतर किया जाए, और जो टॉलरेंस की जो नीति है वो भी उस पर कामकाज हो। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गणपति विसर्जन के दौरान हरिद्वार में बड़ा हादसा। कनखल सती घाट पर युवक गंगा में बहा। लाइव वीडियो युवक का सामने आया है। युवक के बहते ही घाट पर हड़कंप भी मच गया और विसर्जन की खुशियां इस दौरान मातम में भी बदल गई। पुलिस गोताखोर टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि ये युवक गणपति विसर्जन के दौरान गया हुआ था और ऐसे में इसके बहने का ही ये वीडियो वायरल हो गया। ये बताया जा रहा है कि युवक जो था वो घाट पर गया था और इस दौरान पैर फिसलने के बाद युवक जो है वो गंगा में बह गया। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का बड़ा हादसा ये हुआ है?
बिल्कुल देखिए, लगातार ये अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस तरीके से बरसात लगातार हो रही है, तो जो गंगा है वो अपने उफान पर लगातार कहीं न कहीं पहाड़ों पे ये जो बारिश है वो अब गंगा को उफान पे लाने का काम कर रही है। जो लगातार जो यहाँ पे गंगा के अंदर गणपति विसर्जन कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पे लगातार ये गंगा के अंदर जो गणपति विसर्जन किए जाते हैं, तो काफी भीड़ भाड़ उत्सव के साथ लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे में कहीं हादसे भी हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसी गाइडलाइन जारी की गई थी, ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति गंगा में गणपति विसर्जन नहीं करेगा, लेकिन लगातार ऐसा देखा जाता है कि लोग भारी भीड़ के साथ ढोल नगाड़ों के साथ में पहुंचते। तो ऐसे ही मामला देर रात सामने आया, जब गणपति विसर्जन के लिए कुछ कनखल के जो निवासी थे वो गंगा घाटों पर पहुंचे थे, तो ऐसे में एक व्यक्ति का पांव फिसलने से वो जो है गंगा के तेज भाव में बह गया। हालांकि देखते देखते जो व्यक्ति था वो लापता हो गया। जब वहां पर चीख पुकार मची, तो जो स्थानीय लोग थे वो उसको बचाने के लिए भागे दौड़े, लेकिन देखते देखते जिस तरीके से जो गंगा का तेज भाव था उसमें वो कहीं न कहीं लापता हो गया। हालांकि अब जो जल पुलिस है वो लगातार उस युवक को तलाशने का काम कर रही है। हालांकि जो परिजन है वो भी मौके पर पहुंचे गंगा घाटों पर, लेकिन अभी तक उस युवक का कुछ पता नहीं लग रहा है। जी विशाल। लेकिन अब आगने वाले समय के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं बरती जा रही हैं मनोज, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, रौद्र रूप में गंगा नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या गंगा घाटों पर लोगों के कम जाने से भी अपील की गई है? बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पे कई जगह अलग अलग इलाकों में बादल फटने से उसका असर कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्रों में भी अब देखने के लिए मिल रहा है। और जो लगता है वो किसान बहुमूल्य क्षेत्र भी माना जाता है। ऐसे में कई लोगों की फसल भी बर्बाद हो जाती है। हालांकि जिस तरीके से हरिद्वार में गंगा नदी और गंगा नदी में लाखों की संख्या में रोजाना जो श्रद्धालु होते हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचते, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की गई है कि ये गंगा के तेज भाव में और बीच में ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गंगा स्नान करते हुए लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हादसों को देखते हुए जल पुलिस को भी घाटों पे तैनात किया गया। लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यही अपील की जा रही है कि यदि आप गंगा स्नान करते तो गंगा किनारे बैठकर किसी लोटे से आप जो है गंगा स्नान कर सकते हैं, या फिर आप उन घाटों पे जहाँ पे चैन लगाई गई है प्रशासन के द्वारा, उन चैन को पकड़कर आप गंगा स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो गंगा का तेज भाव है उसके बीच में ना जाए। हालांकि अभी भी जिस तरीके से चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं कि इंस्टा रील बनाने के चक्कर में गंगा के बीच में जाके कई बार स्टंटबाजी करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। खास तौर से मैंने देखे कि फिलहाल जो गणपति महोत्सव चल रहा है, तो ऐसे में कई लोग होते हैं जब गंगा में गणपति विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में वो लोग गंगा के बीच में चले जाते हो। कई बार जो अधिक भीड़ होती है वो धक्का मुक्की एक दूसरे के साथ में करते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसका फलस्वरूप जिस तरीके से रात को एक व्यक्ति गंगा के तेज भाव में बह गया, उसका पैर फिसलने से पूरा हादसा हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ये बात कही गई थी कि कोई भी जो व्यक्ति होगा, जो श्रद्धालु होंगे, वो गंगा में जाके गणपति विसर्जन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो गणपति की मूर्ति होती है वो पीओपी से बनी होती है, जो कहीं न कहीं गंगा को प्रदूषित भी करती है। इसको ध्यान में रखते हुए एनजीटी के जो नियम होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूर्ण रूप से इस बात पर प्रतिबंध लगाया गया था। जो हरिद्वार का बैरागी काम क्षेत्र है वहाँ पे जगह जगह जो है अस्थायी तालाब बनाए गए थे, जहाँ पे गणपति विसर्जन करने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और गंगा में जो मूर्ति होती है उसको भी विसर्जित करते, जिसके बाद कहीं हादसे भी हो जाते हैं, कहीं न कहीं गंगा प्रदूषित भी होती है। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और नैनीताल से बड़ी खबर मिल रही है, आज स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, आज भी मौसम का बदला रहेगा मिजाज। डीएम ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, तो मौसम का मिजाज लगातार उत्तराखंड में बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते स्कूलों की छुट्टी भी की जा रही है। और नैनीताल के डीएम ने भी आदेश जारी किया, जहां पर स्कूलों की छुट्टी रखी गई है। मौसम का लगातार मिजाज बिगड़ा हुआ है, पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश देखने को भी मिल रही है। और आज ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया और डीएम नैनीताल की ओर से स्कूल और आंगनबाड़ियों की छुट्टी भी की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कुछ निजी स्कूलों की मनमानी फीस लिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड के सभी स्कूल एसोसिएशन को पार्टी बनाने के साथ ही राज्य सरकार से 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 सितंबर की तारीख तय की है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने उत्तराखंड के जितने भी स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं मोस्टली, उनमें कैपिटेशन फीस जो चार्ज की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडमिशन फीस और भी कई तरह के नाम उसको देते हैं स्कूल्स, तो उसको हमने चैलेंज किया है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये इस तरह की कैपिटेशन फीस बैंड है,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिसमें कैपिटेशन फीस को मना किया गया है। कोर्ट्स ने बार बार रिपीटेडली कहा है कि जो स्कूलिंग है और एजुकेशन है ये बिजनेस, ये एक धंधा नहीं बन सकता। और कोर्ट के सामने हमने दो एक एग्जाम्पल ऐसे रखे हैं। देहरादून में इस तरह के स्कूल्स हैं जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ही 7 लाख और एडमिशन फीस 5 लाख एंड टू द एक्सटेंट ऑफ एब्सर्डिटी ये फीस चार्ज की जा रही है। तो कोर्ट ने इसको इशू को देखा है, सरकार से जवाब मांगा है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में एसोसिएशंस हैं स्कूल्स के पार्टी बनाया गया है और उनसे 22 सितंबर को अगली सुनवाई के लिए रखा गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे बने होटलों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। वहीं कोर्ट की खंडपीठ ने डीएम उत्तरकाशी से 4 हफ्तों में नदी किनारे बने सभी होटल रिजोर्ट समेत निर्माण की जांच कर वीडियो फोटो के साथ रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद की तारीख भी तय कर दी है। ये हिमालय दृष्टि मंच द्वारा दायर एक पीएल थी जिसमें जो बीच में दैवीय आपदा हुई है उत्तरकाशी ज़िले में भीषण दैवीय आपदा, तो उसके बाद की परिस्थितियों में एक पीएल फाइल की गई है। इसका ये था कि ये जो गोमुख से लेकर के उत्तरकाशी तक जगह जगह पर लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए हुए हैं और कुछ रिजॉर्ट्स भी बन गए हैं और जिसकी वजह से जो नदी का जो फ्लड है का जो एरिया है या उसकी जो तीव्रता है वो कुछ दूसरी तरफ अपनी दिशा चेंज कर ले रही है और जिससे ये विनाशकारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। तो इसमें कल ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर को कोर्ट में तलब किया हुआ था और आज ये दोनों ही वर्चुअली अपेयर हुए और इनका ये कहना था कि अब इसका जो मुआयना करने के लिए मुआयना करने के लिए और वास्तुस्थिति पता करने के लिए क्या ऐसा है तो एक समय चाहिए होगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 4 हफ्ते का टाइम दिया है जिसके अंतर्गत इनको एक स्टेटस रिपोर्ट और जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनकी एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। जो पूरे स्टेट में रिवर ड्रेजिंग का कार्य हो रहा है और माइनिंग जो हो रही है जो प्राइवेट सेक्टर्स को दी गई है और निजी कंपनियां जगह जगह इस कार्य को कर रही है, तो उस पर कोर्ट ने ये संज्ञान लिया था कि जो पर्यावरणीय क्षतियाँ हैं वो देखने में सामने को आ रही है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र के प्लेयर्स द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है रिवर्स की और इकोलॉजी प्रभावित हो रही है। तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो एक एक्शन प्लान पेश करे, वो खाका पेश करे कि किस प्रकार से राज्य सरकार का स्वयं का कॉरपोरेशन माइनिंग और ड्रेजिंग के कार्य खुद से करे ताकि स्टेट को रेवेन्यू भी बढ़े और साथ में अवैध खनन पर रोकथाम हो और जो पर्यावरणीय क्षति देखने में आ रही है वो ना हो। एक रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड एक्टिविटी के तौर पे माइनिंग और ड्रेजिंग का कार्य किया जाए जैसा कि सेंट्रल एक्ट्स में दिया गया है। और साथ ही कोर्ट ने जो इलीगल माइनिंग कुछ जगह हो रही है उस पर भी सख्त संज्ञान लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में पचवादून क्षेत्र के पर्यवेक्षक बीएन संदीप 8 सितंबर तक चक्राता, खालसी, विकासनगर, सहसपुर और मसूरी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने देश में एक नई न्याय की लड़ाई शुरू करी है जो कि पूरे देश में जगह ये कोने कोने में फैल रही है। उसी के तहत एक देश में वोट अधिकार की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू करी है। वोट चोरी की एक विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करा है और उसी के साथ साथ जो संविधान बचाने की लड़ाई है उसी के अंतर्गत केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमारी संगठन में जहाँ जहाँ संगठन में सुधार होना है वहाँ के लिए एक संगठन सृजन अभियान राष्ट्रीय स्तर पे शुरू करा है। उसी के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय नेतृत्व ने प्रभारियों की नियुक्ति की है। विकासखंड कोटाबाग में क्षेत्र पंचायत सदस्य और कालाढूंगी कोटाबाग बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटाबाग ब्लॉक ऑफिस पहुंचकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया है। साथ ही कहा है कि क्षेत्र पंचायत संगठन अध्यक्ष ऐसा कोई संवैधानिक पद नहीं है। खंड विकास शिक्षा अधिकारी श्वेता सैनी ने बताया कि क्षेत्र पंचायत संगठन अध्यक्ष का चुनाव आयोग की गाइडलाइन में नहीं आता है।
कल जिस प्रकार हमको सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष या अन्य इसमें विज्ञापन दिया गया है, तो इसकी स्थिति को देखते हुए कि ये जो ज्ञापन दिया गया इसमें हमारे जो इसमें ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, यही मुख्य जो हमारी इसमें पंचायती राज एक्ट में है वही होते हैं। और जहाँ तक अभी हमने बीडीओ साहब से भी बात करी तो उन्होंने भी इसका खंडन करा है और हमारे विधायक प्रतिनिधि भी अभी बात हुई थी, उनसे भी खंडन किया गया है और यह प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। हमने उसका विरोध किया। कुछ लोगों के द्वारा बीडीओ कोटाबाग को एक आवेदन पत्र दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि प्रमुखों का ब्लॉक अध्यक्ष संगठन चुना गया है, लेकिन इस विषय में जब पूरी जानकारी निकाली गई और इस विषय में जानकारी ली गई तब जाके ये बात स्पष्ट हो गई है कि पंचायती राज अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज अधिनियम में केवल प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख तीनों का चयन उत्तराखंड पंचायती राज नियमावली जो 16 है उसके तहत होना है और इस प्रकार के कोई भी संगठन की न प्रदेश में, न जिलों में, न कहीं पर भी कोई मान्यता नहीं है। इसी संदर्भ में आज सब लोग, मैं विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि भगवान तारी के नेतृत्व में हम सब लोग बीडीओ कोटाबाग से मिले और हमने उनको ज्ञापन मय बायलॉज के उनको प्रस्तुत किया और उनके द्वारा भी इस विषय में स्पष्ट खंडन कर दिया गया है कि ज्येष्ठ, कनिष्ठ और आपके मुख्य प्रमुख ये 3 पद ही मान्य हैं। बाकी इसके अलावा किसी भी प्रकार के संगठन के कोई भी किसी भी पद का कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, बस यही 3 पद मान्य होंगे। मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगी कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक में यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जा चुका है और इसके बाद जो क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन नाम का ज्ञापन दिया गया है उसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है, ना ही उसका जिक्र पंचायती राज अधिनियम 2016 जो उत्तराखंड का एक्ट है उसमें उसका कोई प्रावधान है और इस ज्ञापन की प्रतिलिपि हमने इसकी जानकारी उच्चाधिकारी को भी दे दी है। बाकी इसकी स्पष्टता मैंने करी। लक्सर में चिकित्सा अधीक्षक खानपुर की नेम प्लेट लगी गाड़ी से हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोग जख्मी हो गए। चिकित्सा अधीक्षक खानपुर की गाड़ी चला रहा ड्राइवर नशे में धुत बताया जा रहा था। लक्सर जेके टायर कंपनी के पास की घटना भी बताई जा रही है। और खबर चमोली से है, जहां पहली बार पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बुग्याल संरक्षण दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। बता दें कि विगत वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की थी। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर त्रिपाठी ने की है। इस दौरान बुग्यालों के संरक्षण पर विशेषज्ञों ने चर्चा कर बुग्याल के संरक्षण पर भी जोर दिया है। पहली बार बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया था और उसकी घोषणा की थी और उसी के तहत आदरणीय पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी के संस्था मैती आंदोलन की तरफ से और बीएड विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में आज बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम इस रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि बुग्याल हमारे मानव जीवन का आधार है। बुग्याल संरक्षण दिवस महाविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कि हमें जो छात्र हैं उन पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि पोस्टर का विषय था बुग्याल संरक्षण और बुग्यालों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, प्रकृति के संरक्षण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको किस प्रकार से हम निभा सकते हैं। एक आदर्श नागरिक तौर पर हम प्रकृति को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख सकते हैं, इस बारे में जागरूकता फैलाएगी। बद्रीनाथ धाम के स्थानीय गांव बामनी के मां नंदा देवी मंदिर में विगत 4 दिनों से चल रहे नंदा कुबेर देवोत्सव का गाडू उत्सव के साथ विधिवत समापन हुआ है। वहीं सैकड़ों भक्तों ने सुख समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक जो कि हरियाली मां नंदा को समर्पित की और आशीर्वाद भी लिया है। मां नंदा को समर्पित पारंपरिक दाकुड़ी, चौफला, सामूहिक लोक नृत्य के साथ स्थानीय महिलाओं ने माहौल को नंदामय बना दिया है। साथ ही पूजा अर्चना के बाद मां नंदा सहित सभी देवी देवताओं को नम आंखों के साथ देवी धाम के लिए विदाई भी दी गई है।
आपको बता दें कि मां नंदा को नमाखो से इस दौरान विदाई भी दी गई है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह का माहौल नजर आया है और जिस तरह से मां नंदा को नमाखो से विदाई भी दी गई, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है अभी हाल फिलहाल में? जी देखिए, पहाड़ों में नंदाष्टमी पर्व जो है प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। हालांकि जो जनपद के सीमांत ज्योतिर्मठ के क्षेत्र है वहाँ पे 2 दिनों की जो है नंदाष्टमी मनाई जाती है, जिसमें उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दिव्य पुष्प जो ब्रह्म कमल लेने के लिए फुलारी जाते हैं और उसके बाद जो है माँ नंदा को ये पुष्प जो अर्पित किए जाते हैं। और अगले दिन जो है माँ को जो स्थानीय उत्पाद होते हैं, जो खाद्यान्न होते हैं, उनका प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद अंत में जो है जागरणों के माध्यम से माँ नंदा को कैलाश जो है अगले वर्ष फिर से न्योता देने के वादे के साथ जो है कैलाश की विदाई की जाती है। लेकिन जो यहाँ बद्रीपुरी में बामणी गांव है, यहाँ की अष्टमी का विशेष महत्व है। ये 4 दिनों की अष्टमी मनाई जाती है और लगातार 4 दिन जो है जागरणों के माध्यम से देवी का जो है नाम जप किया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो कुबेर जी का जो यहाँ पे गाड़ू उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान कुबेर और नंदा माता जो है एक तलवार की नोक पे बैठ करके आसन लेकर के जो है दूध और जो गंगा जल से जो है स्नान करती है, जिसे गाड़ू स्नान कहा जाता है। और इसको देखने के लिए क्षेत्र के दूर दराज से लोग लगभग 1,500 से 2,000 लोग जो है भारी बारिश के बीच जो है नंदा देवी मंदिर ये बामणी गांव में पहुंचे थे। और यहाँ पे बड़ी बात यह कि नीलकंठ जो पर्वत है उसकी तलहटी से ही ये ब्रह्म कमल लाए जाते हैं। 3 से 4 जो फुलारी होते हैं वो पुष्प लेके नंदा चौक पहुंचते हैं और लगातार 4 दिनों के देवोत्सव के बाद जो है मां नंदा को विदाई दी जाती है और जागरों के माध्यम से ये विदाई दी जाती है। इस बीच जो है गाँव की जो विवाहित महिलाएं होती, बेटियां होती है, जिन्हें तिहानी का रूप कहा जाता है और मां नंदा को भी बेटी के रूप में ही पहाड़ों में विदाई दी जाती है। 2 दिन पहले उनको जो है ससुराल से मायके बुलाया जाता है जागरण के माध्यम से। और बताया जाता है कि जो दिव्य पुष्प की देवकंडियां जो है कैलाश से मंदिर में आती है, तो उन्हीं देव पुष्प के फुलारियों के साथ जो है जो भंवरे के रूप में मां नंदा को जो है कैलाश से मायके बुलाया जाता है। और वही 2 से 3 दिनों की पूजा के बाद जो है उनको असरपूर्ण रूप से विदाई दी जाती है। कहा जाता है कि अगले वर्ष जिस तरह से परिवार में ध्यानी को बुलाया जाता है मेले में, त्योहारों में, तो उसी तरह यहाँ पे पहाड़ों में भी परंपरा है कि मां नंदा को भी प्रत्येक वर्ष जो है इसी तरह जागरणों के माध्यम से, देव पुष्पों के माध्यम से नंदाष्टमी के दौरान जो है बुलाया जाता है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।